एंड वेलकम बैक टू। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, साद रफीक साहब, नजर मोहम्मद गोंदल साहब और अब हमें ज्वाइन किया है ऑन द फोन लाइन खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने भी। आप एक जमाने से मुशर्रफ साहब के साथ रहे और वो हमें ये यकीन भी दिलाते रहे कि ये हमारी जंग है, हमें लड़ना है। आज आप पीटीआई में हैं, जाहिर एक अलग सोच है। आपकी क्या सोच है इस हवाले से? ये जो हो रहा है ये हमारी जंग है, ये साजिश है आलमी, क्या कहिएगा? देखिए, बजाय सियासत गरी के या सियासत बाजी के हमें इसको सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा जो हो रहा है हमारे मुल्क के साथ जी। एक तो अदम बर्दाश्त का जो हमारे अंदर ये एक जज्बा है वो बहुत एक लिमिट पे पहुंच गया है। आप देख लें इर्द गिर्द जो मुसलमान मुल्कों में बहुत कम है जो तरक्की कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन में, वो वही हैं जिनमें टॉलरेंस का मादा है। एक आपके सामने तुर्की की मिसाल है, उसमें तो खैर अतातुर्क फैक्टर था कि एक मजहबी जमात आई और उसने भी फंडामेंटल्स को चेंज नहीं किया। दूसरा मलेशिया है और मलेशिया में चाइनीज फैक्टर है कि वहाँ पॉलिटिकली मलेज डोमिनेंट है और इकोनॉमिकली ये चाइनीज जो है वो डोमिनेंट है, तो वहाँ एक टॉलरेंस आई है। टॉलरेंस के साथ ही मुआशरे तरक्की करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर हमने तो रिकॉर्ड से गायब करा दी और सुना है कि ऑल इंडिया रेडियो से, और अब कोशिश की जा रही है पता करने की कि कायद आज़म की स्पीच कहाँ है। तो हमें इस गलत फहमी में मुशर्रफ और फलाना और ज़ियाउल हक और अयूब खान और भुट्टो करके इसको ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए मैटर को। ये एक कोर इशू है और अगर हम विल बी फेलिंग नेशन इन अ वेरी वेरी बैडली अगर हम पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकल करें, क्योंकि आज पाकिस्तान के फ्यूचर का इसमें ताल्लुक है। और मैं गोंदल साहब ने जो एक बात कही थी मैं उससे एग्रीमेंट में हूँ कि हमें ये ठीक है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हैं ही हैं। पाकिस्तान ने बहुत दुश्मन बनाया। 1979 जब सोवियत यूनियन की इन्वेजन हुई है, आई डोंट हैव टू गो इनटू हिस्ट्री, एवरीबॉडी नोज दैट। दुश्मन तो हमने बहुत बना लिए हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं जो ये समझ रहे हैं कि वो ऐन इस्लामी काम कर रहे हैं। इस्लाम जो हमारे ख्याल में और मफहूम है वो अमन का पैगाम देता है। और जो बड़े सगीर में मुसलमान हुए हिंदुओं से ओवरवेलमिंग तो हमारे में बड़े कम है जो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ज़्यादातर क्या 90% तो हिंदुओं से कन्वर्जन हुई है। वो सूफी उलमा थे जिनके ज़रिए कन्वर्जन हुई और उनका नेचुरली जो एक पैगाम था अमन का पैगाम था, नहीं तो कन्वर्जन होती ना। और ये लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में बजरिया तलवार मुसलमान बनाए गए। अगर ये बात होती तो यूरोप के कई ममालिक में जब बादशाह क्रिश्चियन बनता था तो सारी आबादी मुसलमान क्रिश्चियन हो जाती थी। यहाँ तो 800 साल हुकूमत की है और 25-30% मुसलमान है। तो जो हम बुनियादी मैसेज है इस्लाम की बरे सगीर में वो अमन की थी, उसको भुला रहे हैं। और 1970 से ये मामला शुरू हुआ है। ईरानियन रेवोल्यूशन और ऑयल प्राइसेस जो गल्फ में बढ़ी हैं, उसका नतीजा ये हो गया सारा का सारा कि जो एक किस्म की ये शिद्दत पसंदी थी ये आई और सोवियत यूनियन की इन्वेजन, उसके बाद हमारी अपनी गलतियां जो मुख्तलिफ अदवार में हुई हैं और उससे कोई मुबर्रा नहीं। ये नहीं भूलना चाहिए कि भुट्टो साहब के दौर में बहुत से ऐसे लोग थे जो आए थे पाकिस्तान। उसके बाद हर हुकूमत ने अपना रोल अदा किया। जनरल नसीरुल्लाह बाबर भी उसमें शामिल हैं, उसमें मुशर्रफ साहब भी हैं, लेकिन उसमें ज़ियाउल हक साहब हैं। तो इसको ये कहना कि फलां के दौर में फलां ने किया, वो उससे हम आंख चुराएंगे बुनियादी मसले से। हमें कंसेंसस पैदा करने पड़ेगा। साद रफीक साहब ने उसकी तरफ इशारा किया था। जब तक हम नई कंसेंसस करेंगे हमें अपने करिकुलम की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। हम बच्चों के नापुख्ता सॉरी कसूरी साहब यू आर टचिंग अपॉन सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको रोकूं, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे फिर मजीद गुफ्तगू पूछेंगे। और मिराम शाह में चांद नजर आ गया है, कल ईद होगी वहां पर, इस पे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जियो न्यूज आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एंड वेलकम बैक टू। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, नजर मोहम्मद गोंदल साहब और खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। वी वर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे यही कि पाकिस्तान को अंदरूनी खतरात लाहक हैं, बैरूनी साजिश है और अगर लोकल फोर्सेस इस्तेमाल हो रही हैं तो उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है, घर की खबर बाहर कैसे चली जाती है। और अगेन जो हम बात कर रहे थे रमज़ान की अहमियत की, और ऐसे ताक रातों में और ऐसे मुबारक दिनों में
लोगों को चुन चुन कर मारा जाए तो ये भी किसकी जिम्मेदारी है, किस पर आयद होती है, ये लोग कौन हैं? अलामा साहब आप पर आऊँगी क्योंकि जो गुफ्तगू की हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे भी बात हुई, मैं जानना चाहूँगी कि ये जो अब मामलात जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप बार बार ये कंसेंसस तो नज़र आता है कि जी बैरूनी साजिश है, इस्तेमाल होने वाले हम या हमारे लोग, और ये इस्लाम को बुनियाद बनाकर जिस तरह से गोंदल साहब ने भी कहा, और स्पेशली इन बाबरकत महीनों में इसको रोकने के लिए उलमा बिरादरी को क्या करना चाहिए? पॉलिटिशियंस तो बेचारे आपको पता ही है, कोई माइनॉरिटीज के लिए बात करता है तो सलमान तासीर जैसा अंजाम भी होता है। मैं गुजारिश करूं जी कि गोंदल साहब ने कहा फतवे का, हमने 2002 में मैंने एक मुश्तरका फतवा शाया किया था जिसमें तमाम मदारिस बड़े बड़े जो हैं उनके मोहतमिम और मुफ्ती हजरात की जो हैं स्टैंप पे दस्तखत सब हमने शाया कर दिए ताकि कोई इनकार ना कर सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने अमल दरामद करवाना है, ये जो इस मामले के अंदर सारी सप्लाई लाइन है वो मिलती है जलसे जुलूसों से और ऐसे वाक़यात से जिनकी वजह से आप इश्तियाल दिलवाते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा उस मामले में हमारी हुकूमतों ने कभी कुछ नहीं किया। दूसरा, कानून, आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कानून होना चाहिए, लेकिन कौन सा कानून? जहां पर जो है GHQ पे हमला करने वाले रिहा हो जाएं, जहां पर 106 कत्लों में मुलव्वस लोग रिहा हो जाएं, जहां पर बड़ी बड़ी वारदातों में मुलव्वस लोग रिहा हो जाएं, वहां पर कौन सा कानून और कौन सी बात है? मैं माजरत चाहता हूं, मुझे डर लगता है कहीं मुझे सुप्रीम कोर्ट में कल चीफ जस्टिस साहब तलब ना कर लें, लेकिन बाकी मामलात में क्या पुलिस सारे इंसाफ पर मबनी चीज़ें करती है और सिर्फ इन केसों में पुलिस कमज़ोर केस बनाती है? यहाँ पर ना कोई कानून रह गया है, ना कोई ज़ाब्ता रह गया है। उलमा क्या करें? उलमा फतवा दे रहे हैं, मैं एक नहीं आपको 10 फतवे दे देता हूँ। यहाँ पर मैं गोंदल साहब से कहता हूँ इनकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म एक इजलास बुलाएं तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस का और इजलास बुलाएं तमाम मीडिया के लोगों का। यहाँ पर जो है एक दहशतगर्द कोई बात कहता है तो वो कितनी हाईलाइट होती है और एक मौलवी फतवा देता है तो उसके क्या इंजाम होता है, ये हम सब के लिए सोचने की बात है। अलामा साहब, लेकिन दहशतगर्द में और जो क्विट हो जाएं कोर्ट से, उनके ऊपर भी चार्जेस हों, कत्ल के इल्जामात हों, लेकिन वो क्विट हो जाएं और वो आपके जलसे जुलूसों में भी शिरकत करें तो वो ठीक है, और जो बाकी छूट रहे हैं जो आपके साथ नहीं है वो गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई मैं देखें, मैं जनरल बात कर रहा हूं, अगर कोई हमारा साथी भी ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जिस जलसे जुलूस में अगर कोई दहशतगर्द आया है उसमें मैं अपनी पाकिस्तान उलमा कौंसिल की बात कर रहा हूं, ना हम वहां थे ना हमने देखा वहां पर किसी को। दूसरी बात है कोई भी है जी, अगर मेरा सगा भाई भी है तो आप पकड़िए उसको, जो इस मुल्क से, इस मुल्क के कानून से, इंसानियत से खेलता है, आप उसको इंजाम को पहुंचाइए। यही तो यहाँ प्रॉब्लम है कि हम एक तरफ देखना शुरू करते हैं, दूसरी तरफ देखते नहीं हैं। हमें दोनों साइड पे देखना होगा। अगर मेरिट पर आप ये तय कर दें आज कि इस मुल्क के अंदर ये फिरका वारियत का मसला 2 मिनट में हल हो सकता है, कि ना कोई किसी के मसलक को बुरा कहे, ना कोई किसी के अकीदे, ना किसी के अकाबिर को बुरा कहे, उसके बाद जो बाज नहीं आता पकड़िए उसको और उसको लटकाइए। लेकिन ये विल कहाँ से आएगी, ये मुझे तो नजर नहीं आती है। गुज़श्ता 20-25 साल में हमने देखा है यहाँ पर हमें हमारे कुछ सियासी मकासद होते हैं, हमारी मसलहतें होती हैं। ये विल है, आपने गोंदल साहब से पूछा था, आपने गोंदल साहब को मुखातिब किया। ताहिर साहब, अलामा साहब, मैं एक पूछ लूं, गोंदल साहब विल नहीं है, हुकूमत में कुछ कर नहीं पा रही। मैं मुबारक दे रहा हूँ आपको, मुबारक हो। अब तो 28 की ईद भी हो गई है। अच्छा ठीक है जी गोंदल साहब देंगे ना आप तो 28 रोजों के बाद ईद भी आ गई है, अब इससे आगे कहाँ जाना चाहते हैं हम? जी गोंदल साहब, जो अलामा साहब जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं, मैं 100% इसको एंडोर्स करता हूं और यकीनन मैं कभी नहीं कहा कभी किसी प्रोग्राम में कि हुकूमत में बहुत सारा क्वालिटी या खूबियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हर हुकूमत में होती हैं, हमारी हुकूमत में भी होंगी, लेकिन कभी आपकी कमजोरियां जाने ले रही हैं गोंदल साहब, जाने जा रही हैं, रोज की बुनियाद पे जा रही हैं, चुन चुन के मारा जा रहा है। गोंदल साहब ये बता दीजिए, वहां तो 1-2 फौजी शहीद होते हैं, वो उसका बहुत दुख है, यहाँ पर रोज लोग मर रहे हैं। हेलो जी गोंदल साहब, मैं सुन सकती हूँ। ओके गोंदल साहब की जी आ रही है गोंदल साहब आपकी आवाज। गोंदल साहब गालिबन मुझे नहीं सुन पा रहे, उनकी लाइन हम ठीक करते हैं। साद रफीक साहब, इसका जवाब आप दे दीजिए, क्या करें, क्या किस तरफ लेके जाएं? पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, उलमा अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, सिक्योरिटी इदारे जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, तो हम आखिर किस पर डिपेंड करें? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? नहीं, मेरा ख्याल है ना मायूसी वाली बात नहीं है।
लगता है कि हालात मायूस कुन हैं, लेकिन हम सारे लोगों की मुख्तलिफ तबकात की सोच तब्दील हो रही है। हम उलमा पर बहुत तनकीद करते हैं, मगर उलमा की अक्सरियत जो है वो मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने के बावजूद जब वक्त आता है तो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे मिलकर वो यकजहती की बात करते हैं। जो लोग फ़िरका वाराना मुतशद्दद तंजीमें बनाते हैं वो उलमा नहीं हैं। उन्होंने किसी मदरसे से कोई डिग्री नहीं ली हुई, वो मुफ्तियान नहीं है, वो स्कॉलर्स नहीं है। उनको उलमा के साथ खलत मलत नहीं किया जाए। वो गुमराह लोग हैं, उन्हें मिसगाइड किया गया है। उसके लिए मजहबी जमातें भी ये गुमराह लोग हमें राहें दिखा रहे हैं, लोगों को राहें दिखा रहे हैं, गलत राहें दिखा रहे हैं। साथ रफीक साहब, इस पर हम कदगन क्यों नहीं लगा सकते? लेने दे। मैं कहना इनफैक्ट ये चाह रहा हूँ, आपने एक बात अब टोक दिया तो मैं मुख्तसर करता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो तालिबान के बारे में पाकिस्तान में सोच थी, तो पाकिस्तानी तालिबान की बात करो, मैं अफगान तालिबान की बात नहीं कर रहा। वो तो मैं समझता हूँ कि अमरीकी गासिबों के खिलाफ एक आज़ादी की जंग अफगानिस्तान में लड़े हैं, पर जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान का ब्रांड लेके, टाइटल लेके चल रहे हैं, उनके बारे में सोच बदल रही है। खुद मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं पहले इस बात का बहुत बड़ा हामी था कि मजाकरात हों। जब सवात ऑपरेशन हुआ तो मैं उन लोगों में शामिल था जो सोचते थे कि कोलेटरल डैमेज बहुत हुआ है। मैंने टीवी पर भी आके ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बातचीत की जानी चाहिए थी। लेकिन हम जैसे लोगों की भी सोच में तब्दीली आई है। रोज हमले, रोज तबाही, रोज हमारी फौज पर हमला, रोज पाकिस्तान के दिफाई असासों पर हमला। तो अब हम ये सोचने लगे हैं, और मुझ जैसे और बहुत से लोग, कि ये मर्सनरीज हैं। ये इनमें वो लोग कम है जिन्हें जन्नत की बशारत सच्ची या झूठी दी गई है। मेजॉरिटी वो है जो पैसे लेके काम कर रही है। तो जब ये मालूम पड़ने लगे कि लोग पैसे लेके या मुफादात के तहत काम कर रहे हैं, या मुल्क पे कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इक्तदार कब्जे में आ जाए और हम अपनी पसंद का इस्लाम जो है वो इम्पोज कर दें कौम के ऊपर, तो फिर अब होगा ये तो शेख रशीद, सॉरी साहब, ये जो शेख रशीद अहमद साहब ने लाइन के एक तरफ आ गई है, और अब कंसेंसस पाकिस्तान में इस बात पर तकरीबन हो चुका है कि अगर ये लोग ठीक नहीं होते तो फिर यकसू होके इनसे निपटा जाए। लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा, ये साल 2 साल का काम नहीं है। ये जिन कौमों में इस तरह की इंसर्जेंसीज हुई हैं वहां वक्त लगा है, और जब मजहब की ढाल बना ली जाए तो ये साल 2 साल का काम नहीं है। थकना नहीं, मायूस नहीं होना, इसको कॉम्बैट करना है, इसको फाइट बैक करना है। आप देखेंगे खुद ब खुद सब लोग मिलते चले जाएंगे इस इशू के ऊपर। इससे मायूस नहीं होना चाहिए, इसको कुछ वक्त लगेगा, नेचुरल टाइम। जी गोंदल साहब इकट्ठे होते चले जाएंगे। जी अच्छा गोंदल साहब, एक मिनट मैं आप पर आती हूँ। बल्कि ये आप ही, रहमान मलिक साहब ने भी आज बड़ी तनकीद की है जो शेख रशीद अहमद साहब का बयान था, उस पर आप क्या कहिएगा? वो बयान ठीक है? क्या हमें मुज़ाकरात के लिए इस तरह से गुफ्तगू भी करनी चाहिए और इस तरह से कहना भी चाहिए कि वेलकम कीजिए इमरान खान साहब को, और अमीरुल मोमिनीन कह के मुल्ला उमर साहब को भी, उनको भी पुकारा गया? आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी गोंदल साहब, मैं देखो, ये अगर आपको मैं याद दिला दूं कि जब पहले दिन इसमें हमने डायरेक्ट कन्फ्रंट किया तो हमने 3Ds के हवाले से बात की थी, अगर याद हो। डायलॉग हमने सबसे पहले ऑफर की थी जी। लेकिन यहाँ ये जो जितनी एफर्ट्स हैं वो फेल हो चुकी हैं, और यकीनन ख्वाजा साहब भी डायलॉग के आदमी थे, और हर पॉलिटिकल आदमी डायलॉग की बात जरूर करता है। लेकिन चूंकि अभी जो PTI का डायलॉग है ये बहुत देर से आया है। इस डायलॉग से तो हम पहले बहुत सारा रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि खुदारा ये मुल्क हम सब का है, हमें डायलॉग के जरिए सोल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन बाद में ये कहूँगा कि जितने भी दहशत गर्द हैं उनको जब बरी कर देंगे, उनको सजा नहीं देंगे, और अगर कोई एजेंसी किसी किस्म का कोई एक्शन लेगी और उसको अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में आप बुलाकर माजरत के साथ उनका मोराल डाउन करेंगे, तो इसमें यकीनन वो फोर्सेस जो अपनी जानों को हथेली पे रख कर एक्शन कर रही हैं, मसला अभी कामरा की बात करें, वहाँ लोगों ने बड़ी हिम्मत से और बड़ी जुर्रत से, मैं सलाम करता हूँ उन शुहदा को भी, और उन बेचारे जिन लोगों ने मुकाबला किया उन्होंने कितने तरीके उसको हिम्मत से बचाया। इन लोगों को तो एनकरेज करना पड़ेगा, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, कोई भी इदारा हो। लेकिन इस मसले पे मैं एक ज़रूर अपने अलामा साहब की बात को आगे ले चलूँगा कि क्या जो मुल्क में लाखों मुकदमात में क्या वो पुलिस ने उसमें प्रोसिक्यूशन ठीक की है, और अगर गलत किया तो सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ गलत किया है? तो मैं माजरत के साथ कहूँगा कि जब तक इदारे इस मुल्क को, कौम का, इस मुल्क की बका की खातिर अपने मामलात को प्रॉपर तरीके से नहीं चलाएंगे तो यकीनन कमजोरियां होंगी। और जब तो लेजिस्लेशन तो आपको करनी पड़ेगी ना, हुकूमत है आप गोंदल साहब, जो कमजोरियां हैं उसमें जो मसाइल हैं उनको तो आप ही को एड्रेस करना पड़ेगा ना। देखो हम कर रहे हैं, आप देखिए पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी जानों की कुर्बानी दे रही है, हम अपने बच्चों को मरवा रहे हैं, हम अपने भाइयों की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी फोर्सेस की कुर्बानी दे रहे हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, और कर रहे हैं।
لیکن یہ میں نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی اور خالد صاحب نے اس کو تائید کیا کہ یہ ٹائم ضرور لگے گا، کیونکہ اتنا بڑا جو ایک اژدہا جو جوان 11 سال ہو گئے، ابھی اور بھی ٹائم لگے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے۔ مشرف کے دور میں قصوری صاحب نے پہلے بات کی تھی جی کہ بھٹو صاحب کی بات کی تھی، اب میں ان کو یاد ضرور دلاؤں گا، میں کوئی اسکورنگ کی بات نہیں کروں گا، کہ محمود قصوری کے زمانے، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اس وقت پولیٹیکل بیسس تھی، تمام ایشوز پہ پالیٹکس ہوتی تھی، نظریات پہ پالیٹکس ہوتی تھی، کبھی مذہب پہ اور لسانی پالیٹکس نہیں ہوئی۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوئی اور اسی کا آج ہم سارا کچھ فیس کر رہے ہیں، اور مشرف نے اس کو مزید پانی دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی پولیٹیکل فورسز اس کو سالو کر سکتی ہیں، آج بھی ہمارے ادارے ہی اس کو۔ تو آپ کو کون روک رہا ہے گوندل صاحب؟ آج بھی حل ہو سکتا ہے معاملہ، تو کیوں نہیں ہوتا؟ جی ہم کر رہے ہیں، کون کہتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھو کہاں کر رہے ہیں گوندل صاحب، کیوں نظر نہیں آتا مجھے؟ اچھا ٹھیک ہے قصوری صاحب، میں آپ پر آؤں گی۔ یہ ڈائیلاگ کی بات کی اور آف کورس پی ٹی آئی کا اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے 3Ds کی بات کی تھی اور اب ڈائیلاگ کی بات عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں، جلسہ بھی کریں گے وزیرستان میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے؟ مذاکرات کی کوئی روم ہے یہاں پر؟ کبھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ رٹ یا سوورنٹی پاکستان کی ریسٹور نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ جو معاملات ایک اسپیشل حالات جو 1979 اور اسپیشلی اس کے بعد بدلے ہیں، اور کچھ ایریا ٹرائبل ایریاز میں پاکستان کی رٹ کم ہوئی ہے، وہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر وہ آل آف اے سڈن آنن فانن تو حل نہیں ہوگا۔ اس میں تو پچھلے 32 سال 33 سال انوالو ہیں، لیکن وہ رٹ ریکور کرنی ہے۔ اور سوات میں کس طرح ہوئی تھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے۔ پہلے بات کی گئی، جب ادھر سے ریجیکشن آئی اور انہوں نے کہا نہ آپ کو آئین مانتے ہیں، نہ آپ کا قانون مانتے ہیں، نہ آپ کی رٹ مانتے ہیں، نہ آپ کا آئین مانتے ہیں، نہ آپ کی سیاسی جماعتیں مانتے ہیں، تو قوم اکٹھی ہوئی۔ کل جنرل کیانی نے بہت صحیح بات کی سوری کہ قصوری صاحب، فوج تو تب ہمیں ایکٹیو انتظار ہوگی کرنا پڑے گا کہ جب ملا عمر صاحب عمران خان کو ریجیکٹ کر دیں، پی ٹی آئی کی ریلی کو ریجیکٹ کر دیں، پھر ہم کوئی آپریشن کریں؟ مطلب میں سمجھ نہیں پا رہی کہ پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ نے مجھے دیکھیے، میں نے یہ ملا عمر صاحب والی بات سن نہیں سکا تھا جو بات ہو رہی تھی۔ آئی کونٹ ہیئر واٹ آپ جو کہہ رہی تھی۔ میں جنرل انہوں نے کہا امیر المومنین ملا عمر کو کہتا ہوں کہ عمران خان کو ویلکم کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو بلائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں گا، میں جب فورن منسٹر تھا تو ہم پہ بڑے حملے ہوئے امریکہ میں، ہمیں کہا گیا رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ۔ اس وقت ہم نے بھی نارتھ وزیرستان میں پیس اگریمنٹ کیا تھا۔ اس کے پیچھے سوچ تو غلط نہیں تھی، سوچ یہ تھی کہ جناب یہ ہمارے لوگ ہیں، ان سے اگر ہم بات چیت کے ذریعے ان کو منا لیں تو اچھی بات ہوگی، جس کا سوات میں آپ نے ایک عملی مظاہرہ دیکھا۔ تو اب جب اگر عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ نارتھ وزیرستان جائیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو لے کے جاؤں گا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہاں بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج اور انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے جو معصوم لوگ ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ ایک سیپریٹ بات ہے، لیکن اگر فرض کرے پاکستان کی اسٹیٹ کی رٹ وہ فلاؤٹ کرتے ہیں یا پاکستان کے نظام کو ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں، تو صورتحال یہ جب تک پاکستان کا اپنا پبلک اوپینین نہیں بدلے۔ کامران ایگزامپل کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو سیکٹیرین وائلنس ہو رہی ہے جس کی رسپانسبلٹی وہ کلیم کرتے ہیں، چاہے ان کو ڈکٹیشن کہیں سے بھی مل رہی ہو، کرنے والے اگر یہ ہیں تو پھر میں آپ سے اگریمنٹ میں ہوں، میں آپ سے ڈس ایگری تو نہیں کر رہا، میں تو 100% اگریمنٹ میں ہوں کہ یہ تو کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، اور یا چاہے ان کے ڈانڈے فورن فورسز سے ملے، ہم رسپانسبلٹی ڈسکلیم نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہر چیز ہم فورنرز پہ ڈال دیں۔ فورنرز تو ضرور ہمارے اگر دشمن ہے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں گے، کچھ ٹائم ضرور لگے گا۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، شیخ رشید صاحب جو ہے بادشاہ آدمی ہیں، ملا عمر نے پچھلے سال عید پہ بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمارا معاملہ افغانستان تک ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی ملک کے اندرونی معاملات سے۔ یہ اگر شیخ صاحب لے کے جانا چاہتے ہیں خان صاحب کو تو وہ افغانستان ملا عمر سے اپیل کر کے لے جائیں۔ وزیرستان میں تو خود ملا عمر کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی گوندل صاحب لاسٹ 10 سیکنڈ۔ جی میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں پولیٹیکل فورسز، مذہبی فورسز
اور اپنی دفاعی فورسز جتنی ہیں جی انہیں فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت دوسرا میں شکریہ. قصوری صاحب سے جی معذرت کے ساتھ کہوں گا جی کہ جو وزیرستان میں مشرف کے دور میں ایگریمنٹ ہوا تھا جی اس کا تجربہ یہ بتا دیں عمران خان کو تاکہ ان کو نیا تجربہ نہ کرنا شروع کریں. چلیں ٹھیک ہے، وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. بہت شکریہ گوندل صاحب آپ کا، بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے صرف یہ کہیں گے کہ کامرا پر حملہ ہونا، ہماری ایٹمی تنصیبات پر جس طرح سے کہا گیا کہ حملہ ہوا ہے جس کی ظاہر ہے ڈینائل بھی آ چکا ہے، لیکن یہ جو لوگ مر رہے ہیں روز ہمارے، اور شیعہ کے نام پہ مریں یا کسی اور کے نام پر، یہ بھی ہمارے اثاثے ہی ہیں. ان پر بھی بات کرنا اتنا ہی ضروری ہے، ان کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے. اسی پوائنٹ پہ آپ کا آج کا پروگرام ختم کریں گے، واپس چلیں گے جیو نیوز کی جانب.